हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम पढ़ रहे थे अभी तक राइटिंग स्किल में आपके लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था? हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स के अंतर्गत हमने जो है क्या किया था? सबसे पहले इसमें शिकायती पत्र पढ़े थे, कंप्लेनिंग लेटर्स की। किसी भी अधिकारी को अगर हमें शिकायत करनी है तो वो हम किस प्रकार से करें, तो वो हमारे जो लेटर्स थे वो क्या कहलाए? ऑफिशियल लेटर्स। इसके पश्चात जो हमने सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के अंदर हमने व्यापारिक पत्र यानी किसी भी पत्र से जो कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई भी एक बड़ी फर्म है, उसको अगर किसी भी प्रकार से हमें पत्रों का आदान प्रदान करना है तो वो हम किस प्रकार से करें, वो हमने पढ़ा था बिजनेस लेटर्स के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन। ध्यान दीजिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जॉब एप्लीकेशन। देखिए भाई, जॉब एप्लीकेशन आपको मैंने पहले भी परिचय दिया था। मान लीजिए किसी भी स्कूल में किसी लेक्चरर की वैकेंसी खाली है और उस लेक्चरर की वैकेंसी के लिए उन्होंने अखबार में कोई ऐड दिया है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, ठीक है। अब उस एडवर्टाइजमेंट को हमने पढ़ा है और हम उसके लिए योग्य हैं और हम उस काम को ढूंढ रहे हैं, तो हम अपना जो लेटर लिखेंगे उस संस्था के प्रिंसिपल के नाम, अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कि हम जो है इस पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं और इसके योग्य हैं, तो वो जो लेटर आपका कहलाएगा वो लेटर आपका कहलाएगा जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन में आपको बताना होगा कि आप क्यों इस पद के लिए अपने आप को योग्य मानते हैं। दूसरी बात, आपको उसमें एक सीवी एनक्लोज करना पड़ेगा। सीवी का मतलब होता है सर्कुलर पेज, जिसमें आपको यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, कंप्लीट खुद की डिटेल्स जो लिखनी पड़ती हैं, जिसमें पर्सनल डिटेल्स भी आ गई, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, आपका एड्रेस, आपके कॉन्टैक्ट नंबर। इसके अलावा जैसे आपकी क्वालिफिकेशंस, ठीक है, आपकी योग्यताएं, आपकी हॉबीज, ठीक है, साथ में आपका वर्क एक्सपीरियंस, इस प्रकार की सभी चीजें जो हैं वो आपको उसमें सीवी के अंदर लिखनी पड़ती है। तो देखिए, आज हम देख रहे हैं सीवी के साथ जो जॉब एप्लीकेशन हम लिखने जा रहे हैं वो किस प्रकार से लिखा जाता है। हम मान लीजिए यही क्वेश्चन मान लेते हैं कि भाई आपके द्वारा एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा गया कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने वहां पर इंग्लिश के लेक्चरर की पोस्ट के लिए विज्ञप्ति दी हुई है। अब आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं लेटर के रूप में, ठीक है, आप लेटर लिखने जा रहे हैं अपने आप को एक इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के प्रस्तावक के रूप में, दावेदार के रूप में। तो देखिए, कोई भी लेटर जो हमारा लिखा होता है उस लेटर में, ये हमने पहले बता दिया, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कोई भी एड्रेस। तो यहाँ जैसे हमने खुद का एड्रेस लिखा, हमने लिख दिया 13 और फिर हमने लिख दिया विराटनगर, और फिर हमने लिख दिया जयपुर। सबसे पहले हमने क्या लिखा? खुद का एड्रेस, जो प्रत्येक लेटर में सेम लिखा जाता है। आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है खुद का तो आपको लिखें, अदरवाइज अपने मन से आप लिखे जा सकते हैं। और पैटर्न आपका ये रहेगा। अब आपको लिखनी है डेट। देखो, यहाँ पे डेट पर एक ध्यान देने की बात है, क्योंकि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हो और वो भी टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए, तो अक्सर कोई भी स्कूल जो है वो मार्च से स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, उनको मार्च के आसपास से रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पर मार्च के लगभग की डेट, मार्च या अप्रैल की डेट डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने डाली 19 मार्च 2020, क्लियर। अब हमें जिसको पत्र लिखना है उसके बारे में लिखेंगे हम। तो चूंकि किसी स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा लिखा गया था वर्ड, तो हमने वहां पर सबसे पहले जो है हेडिंग डाली, और हमारी हेडिंग क्या होगी? द प्रिंसिपल। ये हमने क्या डाल दिया? पद उसका। अब उसका स्कूल का नाम लिख देंगे। स्कूल का नाम मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दे रखा था वो लिख के, अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम अपने स्कूल का नाम अगर लिखें यहाँ पर, तो विमल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और उसके पश्चात क्या लिखोगे आप? जगह का नाम। अब चूंकि हमने स्कूल का नाम अपना लिख दिया है, ठीक है, अब जगह का नाम हम चाहें तो अपना खुद का भी लिखें,
भाई सिरोही फिगर रहने वाला रेजिडेंस कहाँ का है टीचर, वो जयपुर का है, लेकिन अपने स्कूल में आकर भी वो इंटरव्यू दे सकता है, अपने स्कूल में जॉब कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपने स्कूल का एड्रेस। अब बाकी एप्लीकेशंस की तरह, क्योंकि ये भी एक एप्लीकेशन है, हमें इसमें डालना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, किस विषय पर हम ये लेटर लिख रहे हैं। हम लेटर लिख रहे हैं अपने आप का या अपने स्वयं का कैंडिडेचर जो है आवेदक बनाने के लिए, किस पोस्ट के लिए, इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट टू गिव माई कैंडिडेचर एज एन इंग्लिश लेक्चरर। यहाँ पर गिव भी प्रेजेंट डालना पड़ेगा, तो प्रेजेंट, ठीक है, या टू एक्सप्रेस व्यक्त करना, ठीक है। मैं अपना कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश लेक्चरर के रूप में जो है व्यक्त करना चाहता हूँ, उसके लिए आपने प्रेजेंट बना दिया टू एक्सप्रेस या टू प्रेजेंट माय कैंडिडेचर एज एन इंग्लिश लेक्चरर। अब देखिए नेक्स्ट, सर आपको सेम लिखना है, आपने सर लिख दिया, आपकी ये लाइन क्या रह जाएगी, आगे रह जाएगी। नेक्स्ट लाइन में आपको बताया था थोड़ी जगह छोड़ के लिखना स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, सीधे सीधे पत्र लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, इन अकॉर्डेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, in accordance to your advertisement dated, वहां पे जो तारीख होगी उससे पहले की डेट डाल देंगे आप, आपने डाल दी 17 मार्च for the post of an English lecturer in your school, ठीक है। आगे आप लिखेंगे आई प्रेजेंट माय कैंडिडेचर फॉर द above mentioned post। देखो भाई एक बार इसको समझिए ध्यान से, यहां हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले जो अगर खुद के एड्रेस लिखने के बाद और जिसको हम लिख रहे हैं उसका लिख रहे हैं, पश्चात सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट में हमने क्या किया है कि भाई हम खुद का कैंडिडेचर प्रस्तुत कर रहे हैं आपके इंग्लिश लेक्चरर पद के लिए, ठीक है। और सर के बाद आपने सीधा सीधा देखो क्या लिखा है, इन अकॉर्डेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। भाई आप उसमें तथ्य देंगे कि किस वजह से आपको पता लगा, कहां से, किस स्रोत से आपको जानकारी मिली, किसके तहत आप ये लेटर लिख रहे हो। तो आप इसमें दे रहे हो कि किसके तहत, इन अकॉर्डेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट था कितने तारीख को, 17 मार्च को, ठीक है। किस पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर, इस पोस्ट के लिए आपके विद्यालय में। तो उसके तहत आपके विज्ञापन के तहत, आपका विज्ञापन मैंने पढ़ा अखबार में, और उसके तहत आई प्रेजेंट माई कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। अब हमारे ऊपर मेंशन मानी जिसका जिक्र किया गया, वर्णन किया गया, बताया गया, पोस्ट मानी पद। तो आप कह रहे हैं कि मैं अपना खुद का आवेदन प्रस्तुत करता हूं ऊपर बताई गई पोस्ट के लिए। सिंपल चीज। अगर देखो इससे फायदा आपको क्या मिलने वाला है, आप कोई भी जॉब एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, किसी भी पद के लिए लिखिए, ये लैंग्वेज आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है। क्या बदलेगा, सिर्फ ये बदलेगा पद, और कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि सब में क्या होगा, आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ के उस चीज को मतलब लैंग्वेज को भेज रहे हैं, सब में लैंग्वेज सेम रहेगी, सर इन अकॉर्डेंस टू
योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड 17 मार्च, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ पेन। और उसके बाद ये पद बदल दोगे। इन योर स्कूल की जगह आप उसमें इन योर इंस्टीट्यूशन कर सकते हो, ठीक है। बैंक आ गया योर बैंक, वो तो आप कॉमन सेंस से कर ही दोगे। और बाकी से आई प्रेजेंट माई कैंडिडेचर, मैं अपना आवेदन प्रस्तुत करता हूँ फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, ऊपर बताई गई पोस्ट के लिए। कितना क्लियर हो गया? अब देखिए हमने इसमें अपना आवेदन जो है वो प्रस्तुत कर दिया है। आगे देखिए CV, जब ऐसे कर दो माई CV इज एनक्लोज्ड with this letter for your kind concern, ठीक है भाई। क्योंकि आप जब लेटर लिख रहे हो, लेटर में आपने अपने आप को एक आवेदक के रूप में बता दिया है। अब आप साथ में क्या लिखोगे? माई CV इज एनक्लोज्ड, यानी मेरा जो CV है, वेट है, पूरी डिटेल जो है वो एनक्लोज साथ में संलग्न है। एनक्लोज मानी संलग्न, उसके साथ जुड़ी हुई है। विद दिस लेटर, इसके साथ, इस पत्र के साथ। फॉर योर काइंड कंसर्न, आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए या आपको पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अर्थात हम अपना CV भी साथ में भेज रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, हमने जैसे मेनली लिख दिया है कि भाई हम किस प्रकार से आपकी किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इस पद के बारे में हमें कहाँ से पता लगा, और सोर्स का भी वर्णन हमने कर दिया है। और साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया हमने CV इसके साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम खुद के बारे में लाइन बता सकते हैं। खुद के एक्स्ट्रा जैसे एक किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण दिखाते हुए, या फिर इन लाइनों में हमें ये स्पष्ट करना है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन क्यों हमारे ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान दे, मतलब हमें ही क्यों एक अच्छे उम्मीदवार के तहत देखे, तो उससे संबंधित हम एक दो लाइन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? आई विल सर्व योर इंस्टीट्यूट with best of my ability, if I am given a chance। हाँ भाई, I will serve your institute with best of my ability, आपके इंस्टीट्यूट की, आपके संस्थान की मैं सेवा करूंगा, ठीक है। वहां पे आपकी बेहतर से बेहतर सर्विस दूंगा विद माय बेस्ट एबिलिटी, अपना सर्वश्रेष्ठ योग्यता के अनुसार। कब? इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे एक मौका दिया जाता है, ठीक है। अर्थात अगर आप मुझे एक मौका देंगे इस प्रकार का आपके क्षेत्र में, आपके संस्थान में अगर आप मुझे ज्वाइन कराते हैं, तो निश्चित रूप से मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ एबिलिटी के साथ आपके संस्थान की सेवा करूंगा। ये लाइन आपकी तो इस बात को दर्शाएगी कि आप संस्था के प्रति समर्पण के भाव को प्रकटित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इतना लिख दिया है। अब जो है हमें लास्ट में क्या करना है, आपको अच्छे से पता है। लास्ट में हम योवर्स सिंसियरली लिख करके, योवर्स फेथफुली लिख करके खुद का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने लिखा योवर्स सिंसियरली, ठीक है। और खुद का नाम लिख दिया, मान लीजिए अमन गुप्ता, ठीक भाई। अब इसके नीचे आपको एक छोटी सी चीज क्या लिखनी हो, ध्यान दे लीजिए। उसके बाद आप लिखोगे एनक्लोज्ड CV, ये आपको जरूर लिखना है। आपने योवर्स सिंसियरली करके अमन गुप्ता लिखा, उसके पश्चात आपने उसके नाम के ठीक नीचे लिखा एनक्लोज्ड CV, यानी इसके साथ संलग्न CV की प्रति अब आगे अगले पेज पर है। अब चूंकि हमें इसका CV तैयार करना है, उससे पहले एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि किसी भी जॉब के लिए, ठीक है, किसी भी जॉब के लिए अगर हमें जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाए, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम हम लिख सकते हैं। हमें ये ध्यान मिलेगा कि हम किस संस्था के किस अधिकारी को पत्र लिखने
वाले हैं, ठीक है, वो हम वहां से लिख लेंगे। सब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में मिलेगा कि भाई किस पोस्ट के लिए हम अपना कैंडिडेचर पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट माई कैंडिडेचर ये तो सेम रहेगा एज तक, और ये पद आपका बन जाएगा, ठीक है। आपका अगर क्वेश्चन चेंज होगा, पोस्ट अलग होगी तो फिर इतना बदलेगा ये। उसके बाद ये सब कुछ बिल्कुल आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। सेम का मतलब अब ये भी देख लेना कि पता लगा डेट पे आपने 17 मार्च बिल्कुल सेम टू सेम याद कर ली, और वहां आप लिख रहे हो लेटर लिख रहे हो, मतलब आप फरवरी में 12 फरवरी, और फिर कह रहे हो 12 फरवरी को लेटर लिख के कि आपका 17 मार्च का जो विज्ञापन है वो मैंने पढ़ा, तो एडवांस का विज्ञापन आपने कैसे पढ़ लिया। तो इतना कॉमन सेंस जरूर रखना है कि आप यहाँ पर जो डेट डाल रहे हो उस डेट से पहले की डेट का एडवर्टाइजमेंट बताना है, क्योंकि आप पत्र लिख रहे हो 19 तारीख को, ठीक है। यानी एडवर्टाइजमेंट आपने पहले पढ़ा है, तो एडवर्टाइजमेंट आपके अखबार में पहले प्रकाशित हुआ है, इसलिए यहाँ पर उस डेट से 1-2 दिन पहले की डेट आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद होगा पोस्ट ओपन, पोस्ट यहाँ पर फिर पोस्ट बदल जाएगी आपकी। अगर दूसरा पे आ गया जैसे फॉर द पोस्ट ओपन एक कैशियर, फॉर द पोस्ट ऑफ एक क्लर्क, जो भी कुछ पोस्ट है, ठीक है। इन योर स्कूल की जगह इन योर इंस्टीट्यूट लिख सकते हो, इन योर इंस्टीट्यूट। आगे जो लिखा है पूरा का पूरा सेम आएगा, आई प्रेजेंट माय कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, बिल्कुल सेम टू सेम सभी में। और ये माय सीवी इज एनक्लोज्ड विद दिस लेटर फॉर योर काइंड कंसर्न, ये भी बिल्कुल सभी में सेम आने वाला है। ये जो लाइन है, I will serve your institution with best of my ability if I am given a chance, ये जो लाइनें हैं ये भी आपकी बिल्कुल सेम आएंगी, जो सिंसियर भी सेम आएगा, एनक्लोज सीवी भी सेम आएगा। अर्थात आपने अगर एक जॉब एप्लीकेशन याद कर ली, ठीक है, आपने कोई भी एक जॉब एप्लीकेशन मान लीजिए इसको याद कर लिया, अब ये मान लीजिए जॉब एप्लीकेशन अगर आ गई आपकी, तो आपको यही लिखनी है, बस क्या बदल रहा है, पोस्ट तो बदल रही है, आप पोस्ट बदल रहे हो, ठीक है। बाकी तो सब कुछ आपका सेम ही आ रहा है, ये आपको क्वेश्चन में मिलने वाला है, ठीक है। पोस्ट किस पोस्ट के लिख रहे हो आपको वो क्वेश्चन में मिलेगा, यहाँ आप उस पोस्ट को चेंज कर दोगे, ठीक है। बाकी देखो पूरा का पूरा लेटर एकदम ऐसे कैसे लिख किया है, तो ये तो ये मान लीजिए कि आपके लिए बिल्कुल एक बोनस की बात है कि अगर जॉब एप्लीकेशन आ जाए तो इसको आप बिल्कुल सेम उठा के आ सकते हैं और आप उसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था अभी तक हमारा जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर। अब हमें सीवी लिखना है, क्योंकि हमने लिखा हुआ एनक्लोज्ड सीवी, क्वेश्चन में हमने लिखा है सीवी इज एनक्लोज्ड विद दिस लेटर फॉर योर काइंड कंसर्न। तो अब मैं इसको इरेज करूंगा, लेकिन आप समझ लें पहले कि इसके ठीक नीचे अब मान लीजिए आपका पेज चल रहा है और ये पेज यहाँ स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो वहां पर आपको हेडिंग डालनी है इस प्रकार से कैपिटल लेटर में सीवी, ये ध्यान रखिएगा। इसके ठीक नीचे यानी एनक्लोज्ड सीवी जो लिखा था इससे जस्ट अगली लाइन में आपको बीचों बीच हेडिंग क्या डालनी पड़ेगी, सीवी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम सीवी तैयार करते हैं, सीवी कैसे बनता है वो आप देख लीजिए। हाँ भाई सीवी हम कैसे बनाएं, इसके लिए आप अच्छी तरह जानते हो, आप विभिन्न प्रकार के फॉर्म भरते रहते हो, बोर्ड फॉर्म भरते हो कि किसी भी फॉर्म में क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं। पहले खुद का नाम, नेम, उसके पश्चात फादर्स नेम, मदर्स नेम, खुद का एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, उसको हम कॉन्टेक्ट नंबर के रूप में लिख सकते हैं, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया अपना पर्सनल डिटेल, जो हमने अपनी पर्सनल डिटेल दे दी भाई ये है हम। उसके पश्चात क्या देंगे कि जॉब के लिए हम दे रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। हमारा कॉलम बनेगा, एक कॉलम क्या बनेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके पश्चात हमारा कॉलम बन सकता है हमारे इंटरेस्ट या फिर हॉबीज, ठीक है, और फिर हमारा एक्सपीरियंस। ये प्रमुख बातें जो आपको लिखनी पड़ेंगी। देखिए सीवी के नीचे हम इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले हमने डाल दिया नेम, फिर हमने लिख दिया फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिख दिया एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के बाद हमने कॉलम डाल दिया कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है भाई।
नेम लिख दिया, फादर्स नेम लिख दिया, मदर्स नेम लिख दिया, उसके बाद हमने एड्रेस का कॉलम बना दिया, एक कॉलम हमने बना दिया कॉन्टैक्ट नंबर का बना दिया, एक हम बना सकते हैं ईमेल आईडी का कॉलम। ठीक है, ये हमारी पर्सनल डिटेल दे रहे हैं सबसे पहले। अब जैसे हम नेम की बात करें, नेम हमने नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमने खुद का नाम लिखना है अमन गुप्ता, कैपिटल में लिख सकते हो आप खुद का नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो नाम आपने खुद का मांगा है वो आप लिखोगे। फादर्स नेम श्री करके, अब क्योंकि फादर्स नेम अभी आप किसी भी जगह कोई मेंशन नहीं किया गया, ना क्वेश्चन में कोई नाम था, ना आपने लेटर में कोई नाम लिखा पिताजी का, तो कुछ भी नाम लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया श्री राजेंद्र गुप्ता। मदर्स नेम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, श्रीमती रेखा देवी। ठीक है, एड्रेस, एड्रेस ध्यान दीजिए, आपने लेटर में खुद का एड्रेस लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप एड्रेस लिखोगे, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू लेटर। इसका मतलब समझ जाना कि आपने जो लेटर में एड्रेस लिखा है ऊपर, वही एड्रेस आपका यहाँ पर सेम आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ आपके मोबाइल नंबर लिखे हुए, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर के रूप में। ईमेल आईडी आप कोई भी खुद की ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी आप इसके हिसाब से बनाइए, क्योंकि नाम उसका अमन गुप्ता है, तो आप इसको ऐसे बना लो अमन गुप्ता, इसी को एक साथ लिख दो @gmail.com। क्लियर? हम इसमें डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं, ये भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन में से एक होती है, डेट ऑफ बर्थ। जैसे आपने लिखी इसमें 24 दिसंबर 1986, या आपने इसमें डेट ऑफ बर्थ लिख दी। ये तो क्या हो गई हमारी पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, अब हम इसमें अगला कॉलम बनाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जो है फिर यहाँ आगे बताना स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है आपको, भाई आपकी पोस्ट क्या है, इंग्लिश लेक्चरर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी। जैसे आपने पहले बता दी BA ब्रैकेट में लिख दिया इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, BA किसके साथ है, इंग्लिश लिटरेचर के साथ है, और आगे परसेंटेज लिख दी विद 78%, 78% के साथ आती है। उसके बाद लिख दिया आपने MA, और उसके बाद MA के साथ भी आपने ब्रैकेट में लिख दिया इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि आप इंग्लिश के लेक्चर के लिए अप्लाई करें तो इंग्लिश लिटरेचर से आप BA बताना पड़ेगा, और आपने लिख दिया विद 67%। ठीक है, अब आप लिखोगे B.Ed, ठीक है, B.Ed में सीधा लिखोगे विद 72%, कोई परसेंट यहाँ पर बता देंगे, B.Ed भी आपने कर रखी है। तो ये आपकी होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इनके साथ हम चाहें तो ईयर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ईयर, इन करके इन करके आगे ईयर लिखेंगे। अच्छा, ईयर लिखने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात देख लीजिए। आपने खुद की डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए, 86, ठीक है। अगर हम डिग्री के साथ, अपने डिग्री के साथ ईयर लिखते हैं तो हमें कैलकुलेशन सही करनी पड़ेगी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ 86 है, और अगर हम BA पास आउट अपने को दिखा रहे हैं तो BA पास आउट का मतलब मिनिमम कितने ईयर हो गए, 12 ईयर, तो आपके 12 क्लासेस के, ठीक है, प्लस 3 ईयर आपके BA के, तो कितने हो गए 15 ईयर। 15 साल की आपकी ओनली स्टडी, ठीक है, 15 साल की आपकी क्या है, ओनली स्टडी है 15 साल की। अब 15 साल की स्टडी और 5 साल आप पढ़ने बैठे, 5 साल हो गया 20 साल, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ के 20 साल बाद ये डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आपने 86 लिखा है तो प्लस 20 करेंगे तो 2006 कर सकते हो यहाँ पर आप, या 2007 कर सकते हो। अगर आपने इससे पहले कर दिया, आपने यहाँ पर मान लो 2002 कर दिया, गलती से कैलकुलेशन नहीं की, तो 2002 करने का मतलब क्या हो जाएगा जानते हो आप, इसका मतलब हो जाएगा कि भाई आपने 12 + 3 15 साल आपकी स्टडी है, ठीक है, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से मात्र कितने साल बाद बता रहे हो,
आप अपने डेट ऑफ बर्थ से 20 में से अगर आपने 5 लेस कर दी 15 साल बाद ही आप अपनी बीए कंप्लीट बता रहे हो डेट ऑफ बर्थ से 15 साल बाद। तो 15 साल तो आपको स्टडी के हो गए, फिर आप पढ़ने का बैठ गए, जन्म लेते फिर पढ़ने बैठ गए अगर आपने 2002 में किया। इसलिए अपनी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी परफेक्ट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें डिग्री लिखनी है। अब जब हमने बीए बता दी 2007 में, तो पक्की बात है एमए 2 साल की होती है, इसके अगले नेक्स्ट 2 साल की डेट बाद की यहाँ पर डाल दें इन 2009। ठीक है, बीएड की बात करें 9 के बाद 1 ईयर बाद इसमें 1 साल की होती है, तो पहले 1 साल की होती थी, तो आप इसमें 2010 डाल देंगे इन 2010। तो हमने बीए है कितने परसेंट के साथ किस वर्ष में की, एमए कितने परसेंट के साथ किस वर्ष में की, और बीएड कितने परसेंट तक किस वर्ष में की। अच्छा, आप एक्स्ट्रा और लिखना चाहें, अगर अभी बार में नहीं लिखा हूं, आप लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं इसमें यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आप लिख देंगे फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एमए में लिख देंगे फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, बीएड जो है तो लिख देंगे फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक, कोई भी यूनिवर्सिटी जिससे आपने की है वो भी आप बता सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप लिखोगे एक्सपीरियंस, आपका अगला जो हेडिंग बनने वाला है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस में लिखाओगे आप अब 2010 तक आप बीएड कर चुके हो। ठीक है, 1-2 साल आपने हो सकता है किसी और चीज की तैयारी की हो पहले, 2012 समझ लो, अभी आप 2020 की बात कर रहे हैं, 8 साल का अनुभव हो गया। ठीक है ना, तो आप इसमें लिख सकते हैं एक्सपीरियंस में, आप ज़्यादा नहीं तो 7 ईयर्स कर दो, 7 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, सीकर करते हुए। भाई आपने अपना अनुभव क्या बताया, 7 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, कहाँ पर, इन भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। ठीक है, या इनके अलावा विद भी लगा सकते हैं आप, इसको विद करने ज़्यादा बेटर ये रहेगा, विद भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। ये आपने अपना बता दिया अनुभव आपका अनुभव कितना है। और लास्ट कॉलम आप इसमें बना सकते हैं इंटरेस्ट, हॉबी लिख दो, इंटरेस्ट लिख दिया ज़्यादा बेटर रहेगा, हॉबीज। ठीक है, अभिरुचियां। अब हॉबीज में आप क्या बता सकते हैं, आपने बता दिया जैसे कि रीडिंग बुक्स, भाई लेक्चर कोर्स के लिए दे रहे हैं तो किताबें पढ़ना तो आपकी हॉबी होनी चाहिए, रीडिंग बुक्स। ठीक है, इसके अलावा म्यूजिक लिख सकते हो आप, म्यूजिक आपकी हॉबी है, या गेम्स लिख सकते हो। ये आपकी क्या हो गई, हॉबीज हो गई, आपने अपनी हॉबीज बतानी है। तो आपका एक्सपीरियंस आपने बता दिया, आपने अपनी हॉबीज बता दी, आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी, ये आपकी पर्सनल डिटेल थी, यहाँ से क्या है आपकी पर्सनल डिटेल। इनके आगे आप नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साफ साफ लिखेंगे। यहाँ आपको नेम लिखा आपने, इसके बाद नाम लिखिए अपना, फादर्स नेम लिखा, रटने कोई चीज ही नहीं है, आप सारे कॉलम खुद ही बना सकते हैं, इसमें कोई रटने जैसी बात नहीं आ रही है। वे कॉमन बातें आपने खुद की पर्सनल डिटेल क्या कैसे बताएंगे, नेम बताएंगे, फादर्स नेम बताएंगे, मदर्स नेम बताएंगे, उसका एड्रेस बताएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, ये हमारी पर्सनल डिटेल हो गई। तो पहले उसकी कॉलम बना लो, उनके आगे चीजों को फिलअप कर दो आसानी से, कोई समस्या नहीं है। बस क्या ध्यान रखना है, नाम के अकॉर्डिंग ईमेल आईडी कर देना, और नाम जो आपने नीचे लेटर में लिखा है वो लिखना पड़ेगा बस। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप पोस्ट के हिसाब से देखना, थोड़ी पहले की लिखना, खुद की मत लिखना, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट है, और अगर आपने खुद की डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो फिर आपके डिग्रियों का काम पूरा ही नहीं होगा। जैसे किसी ने यहाँ पर 2005 लिखा है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 2005 लिखा है, तो अब वो इंग्लिश लेक्चरर की कैसे अप्लाई करेगा, अभी तो 12th में अपने एज के हिसाब से। इसलिए आपको हमेशा ये 86 85 87 88 तब तक की डेट लिखिए, डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखना। उसके बाद आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखिए, आपने BA MA और BEd लिखा है। आप चाहें तो आपकी मर्जी पूरा दिखा सकते हैं, आप इसमें 5 कॉलम कर दे बोले, आप 10th दिखा सकते हैं, 10th पे। ठीक है, 10th दिखा करके फिर दिखा दोगे आप फ्रॉम या विद 10th फ्रॉम बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर विद परसेंटेज इतना।
ठीक है। फिर 12th दिखा दो, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी विद 82% आपने बोर्ड का नाम लिख दिया साथ में। तो 10th और 12th की भी आप इसमें क्वालिफिकेशन दिखा सकते हैं, पर क्योंकि इंग्लिश लेक्चरर की भी अपन ने सिर्फ बड़ी डिग्रियां दिखा दी हैं, क्योंकि जब BA MA दिखा रहे तो 10th 12th तो है ही, ऑब्वियस बात है। तो MA BA और साथ में BA ये हमने डिग्रियां बता दी, तो इसमें कोई रटने की चीज नहीं है। उसके पश्चात हमने बात की एक्सपीरियंस की, तो चूंकि अब लेक्चरर की वैकेंसी है तो हमें टीचिंग में ही एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा। आपने लिख दिया 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विद अच्छे से बढ़िया स्कूल का आपने नाम लिखना पड़े थे, भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। हॉबीज जो है आपने अपनी बता दी, रीडिंग बुक्स, म्यूजिक एंड गेम्स, ये आपकी हॉबीज। बात समझ में आ गई? इसको पूरे को आप एक बॉक्स में लास्ट में बंद कर देंगे। ये आपकी पूरी डिटेल के साथ जो लिखा है ये आपका कहलाता है CV, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, जरूरी है किसी पैटर्न में लिखें इसको, ये जरूरी नहीं है। CV लिखने के अनेक पैटर्न होते हैं, आप चाहे तो इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, मैं रफली आपको बता रहा हूँ, समझ लें। जैसे आपने आपका नाम लिखा, सीधा ये आपने हेडिंग डाल दी CV, आपने ऐसे हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब आप सीधा लिख सकते हो उसका नाम, जैसे आपने लिखा है अमन गुप्ता, अमन गुप्ता, सनोक श्री, और आपने यहाँ पे राज्य का नाम लिख दिया राजेंद्र गुप्ता, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी जो है, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 13 विराटनगर जयपुर, नाम के नीचे आपने लिख दिया एड्रेस, फिर आपने लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर, और यहीं पर लिख दिया मोबाइल नंबर 9876543210, और आपने लिख दिया ईमेल ID अमन करके @gmail.com। मतलब हम खुद की पर्सनल डिटेल में से जो एड्रेस, नाम और ऐसी चीजें हैं, ये हम इस प्रकार से हमने अपना कॉपी का पेज मान लीजिए, कॉपी का पेज है, तो इस तरीके से हम शुरू में ही इस तरीके से लिख करके भी डायरेक्ट अपना नाम और डिटेल दे सकते हैं। उसके नीचे फिर हम लिख सकते हैं अलग से कॉलम बना करके, जैसे आपने अलग कॉलम बना दिया डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 करके, इसका डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सीधा क्वालिफिकेशन लिख सकते हो, क्वालिफिकेशन, ये अगला कॉलम बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिखोगे आपकी नेक्स्ट चीज क्या है, क्वालिफिकेशन के पश्चात एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे हॉबीज। आप चाहे तो इसमें एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स के नाम से स्किल लिख सकते हैं, स्किल्स, ठीक है। अक्सर अगर आप फालतू आपको लिखने हो तो स्किल्स के नाम से कॉलम बढ़ा सकते हैं। स्किल्स में क्या होता है कि आपकी एक्स्ट्रा दक्षताएं क्या है, जैसे आप कह सकते हैं फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस, कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी फ्लुएंसी है, ठीक है। और कॉलम बढ़ाना हो तो कैसे लिख सकते हैं आप, रेफरेंसेस लिख सकते हैं, रेफरेंस का मतलब होता है कि क्या आपका कोई ऐसा जानकार भी है जो एक बढ़िया व्यक्ति हो, अच्छे पद पर हो, तो रेफरेंस में आप सब लेक्चरर की बात कर रहे हैं, तो आपने रेफरेंस नंबर 1 करके लिख दिया मिस्टर BK गुप्ता, मिस्टर BK गुप्ता, और फिर यहाँ पे आप इसका पद बता देंगे प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल कोमा लगा के, और कोई भी स्कूल का नाम आपने लिख दिया, जैसे कि MDS स्कूल जयपुर, मतलब आपने अपना रेफरेंस दिया है कि ये व्यक्ति जो है मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और ये मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, मुझे पहचानते हैं, और इनसे अगर पूछा जाए तो वो मुझे अच्छा ही बताएंगे, तो इसलिए अपने परिचित के बारे में लिखा जाता है, और उससे संबंधित व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति के बारे में ही लिखा जाता है। जैसे लेक्चरर के लिए था तो आपने मिस्टर BK का नाम लेकर के प्रिंसिपल लिखा है, तो प्रिंसिपल ने कहा कि किसी MDS स्कूल के हैं जो जयपुर है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो रेफरेंस भी ले सकते हैं आप, जैसे लास्ट में रेफरेंस लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ आपको, स्किल्स रेफरेंस ना लिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा परफेक्ट CV है, नहीं लिखे तो भी बाकी इन चीजों को एक्स्ट्रा लिखा जा सकता है। तो ये मैंने दूसरा पैटर्न बताया, दूसरे पैटर्न में आप सीधा खुद के नाम और एड्रेस के साथ कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल ID लिख करके ऊपर पहले, और उसके बाद ये बस 5-6 कॉलम सीधे बना सकते हैं।
इस तरीके से भी सीवी लिखा जा सकता है, और अगर आप ये सोचते हैं हमें इस तरीके से हर चीज को कॉलम बना के लिखना है तो इस तरीके से भी सीवी को लिखा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें आपको बताया कि एक लेटर आपने अगर एक बार याद कर लिया, वही लेटर सेम आपको हर बार लिखना है, सिर्फ पद बदलना होता है, और उसके बाद पूरी डिटेल के लिए हमें साथ में सीवी एनक्लोज करना पड़ता है, तो सीवी के साथ लिखा जाता है। अब हमारे लेटर्स का जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम राइटिंग स्किल में रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर फोकस करेंगे नेक्स्ट सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।